हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन की डेफिनेशन कर चुके, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर चुके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ चुके, सोल्यूबिलिटी कर चुके और न्यूमेरिकल्स भी कर चुके। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है, जो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, तो सबसे पहले आपको फिर से ध्यान में होना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर प्रॉपर्टीज में रिपीट होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके नेचर की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं उसके नेचर की, तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है, सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस इन नेचर। अगर मेरे पास कोई मिक्सचर है, अगर वो होमोजीनस नहीं है, तो आप बिल्कुल भी उसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हो, ध्यान में रखना। ठीक है। अब बात आती है कि होमोजीनस का मतलब क्या होता है। होमोजीनस का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स थे जिनकी मिक्सिंग से सॉल्यूशन बना, वो कंपोनेंट सॉल्यूशन में बिल्कुल भी विजिबल नहीं होने चाहिए। हमें कोई भी कंपोनेंट सेपरेटली दिखाई ना दे। जैसे अगर मैं वाटर लेता हूं और वाटर के अंदर अगर मैं सैंड मिट्टी को डिजोल्व करता हूं, तो आप देखोगे कि आपको वाटर और सैंड दोनों बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। तो आप वो मिक्सचर तो बन गया, बट हम उस मिक्सचर को सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मींस जहां पर कोई भी सेपरेट बाउंड्रीज नहीं हो। आप देखोगे कि एयर है जो हमारे सराउंडिंग में है, एयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारे गैसेस हैं। बट ये जो गैसेस होती हैं ये एक होमोजेनस मिक्सचर बनाती है। मतलब कि हम कहीं पर भी नहीं देख सकते कि कहाँ पर ऑक्सीजन है, कहाँ पर नाइट्रोजन है, कहाँ पर हाइड्रोजन है ना। तो आप उस तो ये जो मिक्सचर होगा, इस टाइप का मिक्सचर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बन गया, ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजेनस इन नेचर। सेकंड है साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जो हमारे पास सॉल्यूशन है जो कि सोल्यूट को पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसोल्व करने से बना, तो उस सॉल्यूशन में सोल्यूट का साइज क्या होगा। तो जो सोल्यूट का साइज होगा वो क्या कहता है, लेस देन, वो छोटा होगा किससे, 1 नैनोमीटर। एंड 1 नैनो, नैनो का मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹मीटर। मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर से भी, मतलब जो उसका साइज है, जैसे 1 मीटर तो आपने देखा होगा। अब उस 1 मीटर के 100 करोड़ टुकड़े कर दो, 100 करोड़। अब वो जो साइज होगा, सोच भी नहीं सकते हम कि कितना छोटा होगा। उस साइज से भी छोटा कौन होता है, सोल्यूट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में सोल्यूट का साइज क्या है, वो लेस देन या लोअर देन 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, कहीं पर आपको हो सकता है सेंटीमीटर में लिखा हुआ हो, तो सेंटीमीटर में क्या बन जाएगा, 10⁻⁻⁷, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻⁷। तो जो इसका साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। क्लियर है, ये आप जरूर ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, साइज हो गया, उसके बाद फिल्टर एबिलिटी। फिल्टर एबिलिटी क्या, इसका मतलब क्या होगा कि क्या हम फिल्टर पेपर से या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सोल्यूट और सोलवेंट को अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर में पानी भी है, सैंड भी है। अब मुझे उस पानी को सैंड पार्टिकल से या सैंड स्टोन हो सकते हैं, है ना, चौक पाउडर हो सकता है, उसे अलग करना हो, बिल्कुल अलग कर लेंगे। मैं छलनी लूंगा, उससे क्या होगा कि छलनी होगी, उसमें जो सोलवेंट होगा वो नीचे आएगा, जबकि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, जैसे सैंड हो गया, चौक पाउडर हो गया, स्टोन्स हो गए, वो सब कहां पर रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। तो कहता है कि क्या हम सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर की हेल्प से सोल्यूट और सोलवेंट में तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, पानी है, पानी के अंदर शुगर डिसोल्व कर दी, चीनी घोल दी, और वो कंप्लीटली डिसोल्व होगी, होमोजेनस मिक्सचर बन गया। तो क्या फिल्टर पेपर से पानी को और शुगर को अलग कर सकते हो, तो आंसर क्या होगा, नेवर, है ना, कांट सेपरेटेड।
कांट सेपरेट इट, हम इनको फिल्टर पेपर की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या होगा कि जो सोल्यूट है उनका साइज फिल्टर पेपर के पोर्स के साइज से भी छोटा होता है। फिल्टर पेपर में जो छेद होते हैं ना, उनके छेद से भी क्या होता है, छोटा होता है। तो इससे क्या होगा, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ पर आ जाएंगे, फिल्टर होकर के नीचे आ जाएंगे सोलवेंट के साथ। मतलब हमें फिल्टर पेपर पे कोई भी रेजिड्यू मिलेगा ही नहीं। तो जब फिल्टर पेपर पे कोई रेजिड्यू ही नहीं है तो फिर सेपरेशन कैसे होगा। तो सो वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन बाय फिल्टर पेपर। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हम जनरली मेंशन करते हैं कि ट्रू सॉल्यूशंस और सॉल्यूशंस आर हाईली स्टेबल। सॉल्यूशंस आर हाईली स्टेबल, आर हाईली स्टेबल। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सॉल्यूशंस होंगे वो हाईली स्टेबल होंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए रखता हूँ, घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, तो क्या होगा, जो उनके कंपोनेंट्स होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे, जो सोल्यूट होगा वो सेटल डाउन नहीं होगा। ठीक है, जो सोल्यूट होगा वो सेटल डाउन नहीं हो पाएगा। अब अगर हम एग्जांपल लें कि वाटर है, वाटर में हमने सैंड डिजोल्व की हुई है और हमने उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। बट जब आप देखोगे कि 5 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद क्या होगा, जो सारे के सारी सैंड थी वो सेटल डाउन हो चुकी, पानी सारा ऊपर रह जाता है, सैंड सारी नीचे आ जाती है, पेंट है और भी बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो क्या होती है, उनमें सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। अब हमने पानी के अंदर शुगर डिजोल्व की, तो अगर आप कई घंटों के बाद भी आकर के देखोगे तो क्या होगा, वो जो शुगर होगी वो क्रिस्टलाइज नहीं हुई होगी, या ये कह लो कि वो जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन नहीं हुए होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बोलते हैं, कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। अगर हम उनको लॉन्ग पीरियड तक भी अनडिस्टर्ब रखें तो भी उनके कंपोनेंट सेटल डाउन नहीं होंगे, सेपरेट नहीं हो पाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकली नॉन रिएक्टिंग। केमिकली नॉन रिएक्टिंग, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट मतलब सोल्यूट और सोलवेंट, वो कैसे होंगे, वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होंगे। इसका मतलब कि वो आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। अगर उनके बीच में कोई रिएक्शन होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक मिक्सचर ना रह करके कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ना कि जो हमारे पास क्या कहता है कि जो मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है सोल्यूट और सोलवेंट, फिर से एग्जांपल ले, वाटर एंड शुगर। तो जब हम शुगर को वाटर में डिसोल्व करेंगे तो उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, वो ओनली फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टिंडल इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, आपने देखा भी होगा कि विंडो में से जो सनलाइट होती है अंदर आती है ना, भी नॉर्मल सनलाइट होती है ना, हमारे बरामदे में आती है, सड़क पे आती है, बाहर भी दिखती है। तो उस जो वो सनलाइट होती है हमें उसका कहीं पर भी पाथ दिखाई नहीं देता। बट जब विंडो में से जो सनलाइट अंदर आती है तो हमें क्लियर से उसका पाथ दिखाई देता है ना। या फिर आप देखा होगा जब आप टॉर्च को ओपन करते हो, जलाते हो, टॉर्च को ऑन करते हो, तो जो टॉर्च की लाइट है उसका पाथ दिखाई देता है एयर में, है ना, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि वो जो टॉर्च की लाइट इस तरीके से जा रही है। कई बार आपने देखा भी होगा कि जब बादल से हो रखे होते हैं और सूरज की जो सनलाइट जब नीचे आती है तो वहां पर भी ऐसा पाथ विजिबल होता है। तो उसी पाथ को हम क्या बोल देते हैं, जो इफेक्ट होता है उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। जो पार्टिकल होंगे वो एयर में हो सकते हैं, मतलब कोई भी मिक्सचर है उसके पार्टिकल्स जब लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर करते हैं, ठीक है, उनको डेविएट कर देते हैं, मतलब उनके जिस लाइट के पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके बीच में पार्टिकल्स आ जाएंगे तो उनसे टकरा करके लाइट थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो उसी की वजह से पाथ ऑफ लाइट क्या होता है, विजिबल होता है, पाथ ऑफ लाइट हमें दिखाई देता है। बट क्या होगा, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट को पास करवाएंगे, मतलब मेरे पास कोई बीकर है, कांच का होना चाहिए,
और मैं उसके ऊपर लाइट डालता हूँ, ठीक है, लाइट को अगर मैं डालूंगा तो जब लाइट उस सॉल्यूशन में से गुजरेगी तो हमें उसका पाथ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो स्कैटर इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दियर वेरी स्मॉल साइज। कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाते। जब कोई स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो टिंडल इफेक्ट भी नहीं होगा। तो इस टिंडल इफेक्ट की हेल्प से हम सॉल्यूशन को दूसरे कंपाउंड से सेपरेट कर सकते हैं, लाइक कोलॉइड्स और सस्पेंशन। क्योंकि जो कोलॉइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन होंगे वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे। तो टिंडल इफेक्ट का मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए मिक्सचर। और इसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी उनकी जो वेवलेंथ होगी वो पार्टिकल्स के कंपेरेबल होनी चाहिए। बट सोल्यूशन जो सॉल्यूशन होगा उनका पार्टिकल साइज क्या होता है, इतना छोटा होगा कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आज हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सस्पेंशन की। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ना इस चीज को। ओके, थैंक यू।